देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें, इसी राज्य से 29 संसद सदस्यों का चुनाव 4 चरणों में हो रहा है, जिसमें से 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण का चुनाव बाकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं एमपी के ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले में। सिंगरौली जो जिला है, ये सीधी लोकसभा सीट का यह इलाका है और इस इलाके से प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व अगर मिलता है तो इसी इलाके से मिलता है। यह इलाका खनिज संपदाओं से भरपूर है। यहाँ पर ऊर्जा यानी पावर का हब है और यहाँ पर कोयले की खान है, खनिज संपदाओं का भरपूर है और यही वजह है कि इस इलाके से प्रदेश को दूसरे नंबर यानी इंदौर के बाद सबसे ज्यादा राजस्व इसी इलाके से मिलता है। लेकिन यह इलाका आज भी कहीं न कहीं पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है। मध्य के मन हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मध्य के मन कार्यक्रम के जरिए हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे, कौन से मुद्दे हावी रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं ऊर्जाधानी सिंगरौली के आम से खास लोग और इसी कार्यक्रम में जो हमारे साथ सितारे भी मौजूद हैं। सितारे हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही लोग जो है सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते भी हैं। सरकार बनाने में लोगों की अहम भूमिका होती है, इसलिए ये सितारे ही कहलाते हैं और ये सितारे ही हैं। क्या नाम? आशीष साहवाल। आशीष जी, सबसे पहले तो हम यहाँ की ज्वलन समस्याओं पे बात करेंगे। सिंगरौली में ऐसी कौन सी ज्वलन समस्याएं हैं जो कहीं न कहीं जिससे आप लोग प्रभावित हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये तीनों ही बहुत बड़ी, इसके साथ साथ में विस्थापन और बेरोजगारी, ये ऐसी समस्याएं हैं जो हम जब से जानने लायक हुए हैं तब से देखते हुए आ रहे हैं सिंगरौली में। चुनाव में ये मुद्दे हावी रहे? बिल्कुल, इतने हावी रहे हैं कि निश्चित रूप से आपको परिणाम भी बहुत ही अप्रत्याशित देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीधी लोकसभा हर बार एक पार्टी विशेष की ही रही है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल पिछले 1 साल से है सिंगरौली में, और लोगों को खास करके अगर आप मोरवा क्षेत्र की बात करें कि जो एक विस्थापन का एक जो सही जो नीति होनी चाहिए, उसके अभाव में लोगों के अंदर जो असंतोष रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं चुनाव के निर्णय जो आएंगे या चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे उसको प्रभावित करने वाला होगा। और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। ऐसी जो प्रत्याशियों आपने जो दलों के, राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो रहे हैं, वो कौन से अच्छे लगे आपको? देखिए, मैनिफेस्टो तो दोनों पार्टियां अपने लेवल पे बेस्ट बनाती हैं और लोगों के बेनिफिट के लिए बनाती हैं, बट उस मैनिफेस्टो का ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुझे नहीं लगता कि हो पाता है। और रही बात, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का डीएमएफ जो कलेक्शंस है, बहुत हायर साइड है यहाँ का रेवेन्यू, बट यहाँ के लोगों को बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ के आप अभी भी देखेंगे तो किसी भी टाइप का कोई इधर ट्रांसपोर्टेशन का कोई आपका ढंग से व्यवस्था है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और सबसे बड़ी बात सरकारी महकमों में हर जगह इतनी बड़ी लूट चल रही है। मतलब वो लोग जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसको भूल चुके हैं, और वो लोग जो संसाधनों का, अपने पद का, अपने पावर का सिर्फ और सिर्फ धन अर्जन के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो उससे भलाई कहाँ हो पाएगी। जब पहले बोलते थे कि कांग्रेस सरकार में जो है जो 1 रुपए में कुछ पैसे ही लोगों तक पहुंच पाता है, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर आप मान लीजिए महीने में 20,000 कमा रहे हैं तो आप अपने लिए 5-7 हजार ही सेविंग कर पाएंगे, 10-12 हजार तो सरकार की अलग। इस बार हम कर सकते हैं कि जो आप लोग ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वो देश हित को, यानी देश के बड़े मुद्दों को देखकर रखा है या लोकल ही मुद्दों को रख के अपनी? नहीं, सिंगरौली में मुझे लगता है कि एक अलग ही यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए। यहाँ पे अलग से केंद्र को मॉनिटर करना चाहिए, यहाँ की आपको अव्यवस्थाएं देख करके, और यहाँ पे जो बेरोजगारी देख करके, यहाँ पे जो सरकारी, जैसे अभी करंट में मुद्दा है जो है लोगों के ऊपर धाराएं लगा दे रहे हैं, अवैध तरीके से लोगों को मुलजिम बना दे रहे हैं, उनको गुंडा साबित कर दे रहे हैं। तो इस तरीके मतलब जो हावी हो रहे हैं यहाँ पे, अफसरशाही हावी हो रहा है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए हैं, बट एक्चुअली वो लोगों यहाँ पे सुरक्षा से ज्यादा लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, और यहाँ के लोकल लोगों को मजदूर से बेहतर नहीं देखना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है सिंगरौली आने वाले टाइम में यहाँ के लोग अपना अस्तित्व खो देंगे, इसलिए केंद्र आने वाले
समय में लोग यहाँ के अपना अस्तित्व खो देंगे, खासकर लोगों का मानना है। और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शाह है। क्या कुछ मुद्दे रहे, किन मुद्दों को खास आपने ध्यान में रखा? और मुद्दे देखिए तमाम प्रकार के रहे हैं। जैसे यहाँ लोकल देखा जाए तो सबसे पहला तो बेरोजगारी। इतनी सारी कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, अगर छोटे लेवल पे भी देखा जाए तो तमाम फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उससे ज्यादा मतलब कि लोग यहाँ बेरोजगार हैं। सरकारें तमाम बनती हैं, सांसद बनते हैं तमाम प्रकार के, लेकिन उनके वादे रहते हैं, उस वादे पर, उस बातों पर मतलब काम जमीनी लेवल तक नहीं कर पाते हैं। तो तब इसके वजह से आज लोग यहाँ पे दर दर ठोकर खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। क्या करते हैं राजेश जी? हम टीचर हैं, व्यवसायी भी हैं जी। वोट डाल दिया आपने? हाँ बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहे, किन मुद्दों को ध्यान में आपने रखा? देखिए, मुद्दे सिंगरौली में पॉजिटिव में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ पर है जो हम बता सकें। सब में ही है, चाहे यहाँ भ्रष्टाचार देखें, प्रदूषण देखें, रोड कनेक्टिविटी देखें, या सरकार की अगर कई अच्छी योजनाएं भी हैं तो उसको जो यहाँ पर धरातल पर पहुंचाने वाले लोग हैं उसको भी वो रिश्वतखोरी में बदल दे रहे हैं। अगर वो भी आपको अगर मिलने वाला है तो पता चल रहा है उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ पैसे चाहिए, तो जाके आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इस बार चुनाव में जो है लोकल मुद्दे ही हावी रहे। हाँ, लोकल तो हैं, विधानसभा में ज्यादा लोकल रहते हैं। वैसे अभी लोकसभा की बात है तो राष्ट्रीय लेवल की चीजें ज्यादा लोगों तक आती हैं। पर वोट डालते समय हमें ये तो समझ में आता है ना कि हमें हमारे लोकल, आप जैसे अभी देखिए कि यहाँ पे 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे आखिरी इलाका है। जैसा ये आखिरी इलाका है ना, उसी तरीके से आखिरी चीजें यहाँ पर मिलती भी हैं। तो इस हिसाब से तो भाई बहुत दिक्कत है इधर। देखिए, मध्य प्रदेश का ये आखिरी छोर है, आखिरी इलाका है और आखिरी जिला है, और यहाँ के लोगों को आखिरी चीजें भी मिलती भी हैं। देखिए, आशीष भी है हमारे साथ में। आशीष जी, क्या लगता है आपको? ऐसा ही आपको भी लगता है? बिल्कुल वही स्थिति है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी प्राथमिकता मिलती है तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से नगर निगम इंदौर अगर 1 नंबर पे है भाई रेवेन्यू में, तो दूसरे स्थान पे हम भी हैं। लेकिन अगर आप दोनों के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो शायद वो 1 नंबर पे है, तो हम आखिरी पायदान पे भी नहीं है। एक नगर परिषद वाली हालत बना करके यहाँ पे लोगों ने रख दिया। टूटे फूटे पार्क हैं, टूटी हुई नालियां हैं, दशकों से बनी हुई नालियां हैं। उसी प्रकार से तो क्या लगता है इस बार भी मोदी का मैजिक काम कर जाएगा? अब राष्ट्रीय स्तर पे जरूर लोगों ने मोदी जी को ध्यान में रखा होगा, लेकिन अगर स्थानीय मुद्दा चल गया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं चुनाव में आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? ये लोकल सारे इश्यूज हैं, जैसे प्रदूषण है, बेरोजगारी। जो मेन समस्या सिंगरौली की सबसे ज्यादा जो प्रदूषण की है, हम जीवित रहेंगे तब कुछ सोच पाएंगे, लेकिन जीवित रहने लायक हमको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ का प्रदूषण है। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या। इतनी कंपनियां होने के बाद भी दर दर भटकना पड़ रहा है लोगों को, रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सिंगरौली दूरांचल है, यहाँ पर फोकस नहीं किया जाता पॉल्यूशन को, तो पॉल्यूशन उससे तो ज्यादा है, लेकिन फिर यहाँ की समस्या दिखती क्यों नहीं है सरकार को? तो हम तो यही मानेंगे कि यहाँ की अफसरशाही ऐसे जो कि इन चीजों को खत्म कर रहे हैं कि यहाँ की समस्या ही नहीं है। नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम राधिका प्रसाद शाह है। और राधिका जी, आपने अपने जो वोट तो किया है, लोकसभा में सांसद बनाने जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें भी हैं और ऐसे क्या मुद्दे रहे हैं? क्योंकि हर किसी का एक रहता है कि हम इस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। अभी अनिल भाई ने सारे मुद्दों को ही विस्तार पूर्वक ही कह दिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ विस्थापन और ये भूअर्जन। भूअर्जन में आपने देखा होगा कि एपीएमडीसी को अर्जित किए लगभग 5-6 साल हो गया, वहाँ अभी लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। और जिनका घर, मकान, कुआं, जमीन नहीं फंसा है, उनके खातों में भूअर्जन के अधिकारियों से साठ-गांठ बैठा करके करोड़ों रुपए गमन किया गया है। और यहाँ के लोगों का जो उचित मुआवजा है उसमें भी कुछ न कुछ लेकिन पॉइंट अपने से डाल करके उनको कलेक्ट्रेट का, एसडीएम का, भूअर्जन अधिकारी का चक्कर काटने पड़ रहे हैं, या तो फिर साहब के जेब में नगद नारायण देना पड़ रहा है। यहाँ में जमे 2-3 टीआई पूर्व में थे, जैसे यूपी सिंह, मनीष त्रिपाठी। ये जब यहाँ से गए तो जो टीआई साहब आए हैं, इनसे बड़ा उम्मीद थी कि न्याय करेंगे। इनका नाम भी मैंने सुना था कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इनका भ्रष्टाचार तो हमने देखा कि सबसे आगे निकल गए ये। और कोई भी करप्शन के पीछे पुलिस का ही हाथ होता है।
तो देखिए सबसे बड़ा जो करप्शन होता है कहीं ना कहीं उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, तभी जाके करप्शन होता है। और यही वजह है कि जो यहाँ के स्थानीय थाना है उसके टीआई पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और भी लोग हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, पंडित संत शरण भट्ट मेरा नाम है। पंडित जी, नेताओं के जो खासकर मैनिफेस्टो हैं कितना खुश हैं उनमें, क्या आपको अच्छा लगा उन नेताओं के मैनिफेस्टो से? क्योंकि अलग अलग पार्टी, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी या अन्य दल की मैनिफेस्टो हैं, उस मैनिफेस्टो में क्या चीजें आपको अच्छी लगी? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं और जैसे ही चुनाव आते हैं तो हर पार्टी के नेता जो हैं, जो भी प्रत्याशी होते हैं, वो अपना अपना एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं। परंतु अब तर्क का विषय यह है कि जो मैनिफेस्टो जारी होता है उसमें कितने बातों पर अमल किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे निरंतर कई वर्षों से भाजपा की सरकार रह रही है। अब मैं तो किसी भी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, चाहे वह भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन मैं मूलभूत समस्याओं पर आता हूँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रोजगार की है। रोजगार की क्यों है? क्योंकि हम सब आपके सामने जितने भी यहाँ पे बैठे हुए लोग देखने को आपको मिलेंगे, सब युवा वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक युवा जो है, युवा के दंश को समझ सकता है। अभी जैसे हाल में एक विषय, देखिए ये ऊर्जा धानी है, ऊर्जा धानी में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि